तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई चल रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स में जो आपके पास आवेग होता है उसका डिस्कशन किए थे, है ना। आवेग के बाद हम लोगों के पास जो है वो है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है। थर्ड मोशंस ऑफ लॉ, ठीक है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है, इसका डिस्कशन आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है रिकॉर्ड करें, इसके लिए हमें प्रेरणा मिलता है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारा इस सेशन को। न्यूटन के गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। द्वितीय नियम के बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट जो होता है वो न्यूटन के गति का होता है थर्ड नियम। क्या कहता है थर्ड नियम, ये जानते हैं। पहला जो रूल है वो हम लोगों के पास जड़त्व के लिए है, दूसरा जो होता है सब वेग के लिए होता है, सिंपल इज, है ना। तीसरा रूल भी ये केवल बल पे ही आधारित होता है, क्योंकि ये चैप्टर में हमें बल को ही डिस्कशन करना होता है मेजरली। तो न्यूटन का गति का थर्ड नियम ये बोलता है कि हम जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उस वस्तु द्वारा हम पर भी बल लगाया जाता है। इसी को हम लोग क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में कभी अपने दोस्त को बेवजह का एक थप्पड़ दे दिया हो तो आपके दोस्त ने भी बदले में आपको एक थप्पड़ जरूर मारा होगा। ये जो होता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप क्या करते हैं, किसी वस्तु में आप जब बल लगाते हैं, ठीक है, तो उतना ही, जैसे आप बॉल को नीचे अगर फेंकते हैं तो वो ज़मीन से टच होगा और ज़मीन के द्वारा उतना ही बल लगाया जाएगा जिससे वो बॉल जो होता है ऊपर जो होता है उछल कर आ जाता है। तो ये होता है क्रिया और प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो परिभाषा लिख लेते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए बल, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, प्रतिक्रिया बल मिलता है, ठीक है। इसका लिखते हैं, क्या होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो ये रहा इसका परिभाषा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। अब जो होता है इसको समझने के लिए खास तौर पर ये होता है कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो यह नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं, तृतीय नियम के उदाहरण, ठीक है। तो तृतीय नियम का एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि आपने ये देखा होगा जब कोई राइफलमैन गोली चलाता है, बंदूक से फायरिंग करता है तो उसको पीछे की ओर धक्का लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, पहला हम लोगों के पास यही है। ठीक है, राइफल चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल समझिए, राइफल चलाने वाला क्या करता है, जब फायरिंग करता है तो फायरिंग उसके सीने से टच होता है, ठीक है। अब ऐसे जब वो चलाता है तो इससे आपके पास फायरिंग होता है तो बल लगता है। अब जब सामने बल लगते हैं तो आपके पास ये राइफल के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के ऊपर बल लगता है। तो ये होता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों के पास और भी हम लोग ले सकते हैं,
दूसरा एग्जाम्पल कौन एग्जाम्पल ये लेते हैं, आपने कुआं देखा होगा। कुआं में क्या करते हैं, पहले ऐसे खींचने वाला रस्सी लगा होता था, पुली और रस्सी। उससे आप अगर पानी निकाल रहे हैं और ये महसूस करके कि आपका रस्सी बीच से टूट गया तो आप पीछे की ओर गिर जाए, है ना। तो ये भी क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास दूसरा एग्जाम्पल। ये एक्सपेरिमेंट तो मोस्टली आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि रस्सी टूट जाए तो गिर जाते हैं। इसका और एग्जाम्पल, जैसे रस्सी को खींचने वाले दो ग्रुप होते हैं बच्चों की, एक ग्रुप इस तरफ से एक ग्रुप इस तरफ से, कहीं बीच से रस्सी टूट जाए तो दोनों ग्रुप गिर सकते हैं। ये वही वाली कहानी, ठीक है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल का एग्जाम्पल ये दूसरा है। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोगों के पास ये है कि आपने कभी ये देखा होगा, नदी में नाव चलता है, तो नाव में सवार व्यक्ति क्या करता है, जब नाव से कूदता है तो वो अपने पैर से नाव को दबाता है, और दबाने में क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल, जिससे वो क्या करेगा, वो उस नाव से कूद पाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास तीसरा एग्जाम्पल रहा। अब इसका और एग्जाम्पल क्या होने वाला है, ये आप मुझे क्या करेंगे, इसका और एग्जाम्पल होमवर्क के तौर पे आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। चलिए फिर इसका आगे जो डिस्कशन होता है वो हम लोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों के पास जो टॉपिक होता है वो होता है न्यूटन के गति के नियम का सीमा, ठीक है। न्यूटन के गति के नियम का सीमा। क्या होता है सीमा, तो पहला तो यही याद रखिए कि न्यूटन के गति के नियम केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए नहीं होता। दूसरा होता है इसका आपके पास, ये जो आपका गतिकी होता है उसके लिए सत्य होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा न्यूटन के गति के नियम का सीमाएं। अब इसके बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है संवेग संरक्षण का। तो चलिए डिस्कशन करते हैं संवेग संरक्षण का। ये नोट करिए, इसको मैं मिटाता हूँ। डिस्कशन करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। हमें संवेग को संरक्षित करना है,
तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये बोलता है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग क्या होता है, नियत रहता है। परिभाषा लिख लेते हैं। यदि किसी निकाय तो ये आप लोगों के पास रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि ये हम लोगों के पास, अच्छा ये समझते हैं, ये जो है हम लोगों के पास क्या है, एक निकाय है, ठीक है। अब इस निकाय पर हम लोगों के पास कोई भी बल ना लग रहा हो तो इसका संपूर्ण रेखीय संवेग क्या होता है, नियत रहता है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। परिभाषा समझ में आए तो इसका जो होता है व्यंजक निकालते हैं। तो इसकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति में क्या है, हम लोगों के पास रेखीय संवेग का फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल टू एम इंटू का V होता है, ठीक है। ये हम लोग ये समझ लेते हैं एक कण निकाय के लिए, पहला देखते हैं एक कण निकाय के, एक कण निकाय के लिए संवेग का फॉर्मूला हम लोगों के पास P इज इक्वल टू एम इंटू का V होता है। तो P इज इक्वल टू एम इंटू का V, ये हम लोगों के पास संवेग का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिए, यदि कोई पिंड है, एक कण निकाय है, तो उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो बल का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो यदि कोई बाह्य बल ना हो तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू हम लोगों को 0 देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिए, हम लोगों के पास चूंकि जो आपका पिंड है, उस पिंड के संवेग में परिवर्तन, पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी ये बराबर होगा एफ वेक्टर का। अब चूंकि बाह्य बल क्या है, हम लोगों के पास 0 है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे करके एफ इज इक्वल टू 0, तो डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी मिल गया। अब ये 0 है तो ध्यान रखिए समय का कोई मतलब नहीं है, ये तो समय परिवर्तन को दर्शाता है। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलता है, पी मिलता है, ठीक है। तो ये जो पी होता है ये हम लोगों के पास प्रूव करता है कि जब बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस कण का क्या होता है, संवेग जो होता है नियत रहता है। ठीक है, तो ये एक कण निकाय के लिए है। दो कण निकाय के लिए आप मुझे इसका डेरिवेशन करके दिखाइएगा। ओके, प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, तभी आप सीखेंगे। तो चलिए ये नोट डाउन करिए, फिर इसका आगे डिस्कशन करते हैं। इसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो रेखीय संवेग का अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पहला तो बंदूक से गोली फायरिंग करने पर, ठीक है।
गोली चलाने पर होता क्या है, हम ये मान के चलते हैं गोली चलाते हैं उससे पहले उनका जो आपके पास संवेग होता है वो कैपिटल एम और कैपिटल वी होता है। कुछ समय बाद परिवर्तन स्मॉल एम और स्मॉल वी हो जाता है और ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग। तो हम लोगों को जीरो इज इक्वल टू मिलेगा एम वी प्लस का स्मॉल एम इंटू स्मॉल। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास v का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से v का मान निकालने पे क्या होगा, v इज इक्वल टू आपके पास माइनस का स्मॉल एम v डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ये जो है आपके पास देखने को मिलेगा। फिर दूसरा अनुप्रयोग होता है नाभिक के विखंडन में। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सेकेंड जो होगा इसका, सेकेंड नाभिक के विखंडन में। अब नाभिक के विखंडन में कैसे होगा, ये बड़ा नाभिक है। ठीक है, अब मान के चलिए ये दो नाभिकों में टूटता है। अब ये विखंडित होगा तो ये इसका आधा पार्ट और ये हिस्सा इसका आधा पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसका द्रव्यमान चेंज होगा, इसका द्रव्यमान चेंज होगा, इसका कैपिटल मान। तो नाभिक के विखंडन में होता है हवाई जहाज के नोदन में। ठीक है, और रॉकेट नोदन में। तो ये जो होता है इसका कुछ अनुप्रयोग होता है। ठीक है, कुछ को आपको पढ़ना रहेगा, जैसे हवाई जहाज के लिए पढ़ लीजिएगा, दो कण संघट के लिए, दो कण जब आपस में टकराते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या चेंजेस होता है, क्या परिवर्तन आता है उनके संवेग में, ये आपको पढ़ना है। और रॉकेट नोदन फाइनली इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जीवन में कोई भी काम हो पूरी ईमानदारी से करिए, आपको उस काम में सफलता मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई करना है, आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो उनके लिए मेहनत करिए, आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो एक्टर के लिए मेहनत करिए, आपको एक अच्छा सिंगर बनना है तो सिंगर के लिए मेहनत करिए। काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, उसे करने का तरीका बड़ा या छोटा होता है। तो पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य करिए, लेकिन कुछ पढ़ाई भी ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं बोलता कि हर इंसान जो होगा वो पढ़ाई में सक्सेस हो, नहीं, हर का अलग अलग फील्ड होता है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।